यहां पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, किसी बच्चे को डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 1 में? कुछ लोगों की वेबसाइट भी चल रही है, कुछ की नहीं चल रही है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है भाई किसी बच्चे को? 1 में किसी भी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लो। तो बच्चों ने जो डाउट पूछे हैं वो पूछे हैं 5, 6, 11, 16, 19। और किसी बच्चे का इनके अलावा कोई डाउट है भाई? जो भी आपके डाउट है बच्चों उनका नंबर लिखना होता है। मेरी क्लास में डाउट डिस्कशन कैसे होता है कि जो भी आपका डाउट होता है उसका नंबर आप लोगों को लिख देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से पहले किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है पक्का? 5 से पहले वाले सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए? करें भाई, स्टार्ट करें तो फिर। तो क्वेश्चन नंबर 5 से पहले किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा है तो मैं डायरेक्ट आ जाता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक बार लास्ट कॉल है बच्चों, 5 से पहले 1, 2, 3, 4 में कोई किसी भी बच्चे का डाउट हो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले 4 क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई डाउट हो मैं बच्चे एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो 5वां ही है डाउट, ठीक है। फिर तो ये कह रहा था मोशन ऑफ अ पॉइंट लाइक मास कैन बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट। इन द फर्स्ट पार्ट इट्स एवरेज वेलोसिटी इज v1 एंड इन द सेकंड इट्स एवरेज वेलोसिटी इज v2। फॉर द होल मोशन द एवरेज स्पीड इज द geometric mean of the v1 and v2 which is given as v equal to रूट के अंदर v1 v2। then the ratio of the covered distance in the first part and the second part बच्चों आप लोगों को बताना था यहाँ पे, ठीक है। तो चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि एक पार्टिकल ऐसे ऐसे चला इस वाले पाथ के अलोंग ना, ओके। तो ये डिस्टेंस बच्चों मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है x के बराबर है और ये डिस्टेंस बच्चों y के बराबर है। इस डिस्टेंस को इसने चलाया बच्चों v1 की स्पीड से और इस वाले डिस्टेंस को चलाया बच्चों इसने v2 की स्पीड से। एवरेज वेलोसिटी इन्होंने दिया है कि जो एवरेज है ना वो इन्होंने दिया है हमें रूट के अंदर v1 इंटू v2 के बराबर। जबकि एवरेज आएगा कितना बच्चों? टोटल डिस्टेंस विच इज x प्लस का y डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो इसको कवर करने में टाइम कितना लगा होगा बच्चों? x डिवाइडेड बाई v1 के बराबर। इसको कवर करने में कितना टाइम लगा होगा बच्चों? y डिवाइड बाई v2 के बराबर। सिंपल सा फॉर्मूला लगाया बच्चों, मैंने कुछ अपनी तरफ से किया है क्या? नहीं। अब बच्चों यहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास रूट के अंदर v1 इंटू v2 इज इक्वल टू एक्स प्लस का y v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई एक्स v2 प्लस का y v1। ये आ गया हमारे पास। अगर आप इसको देखो यहां से बच्चों तो इसको इससे काट सकते हैं हम और यहां पे बचेगा रूट के अंदर v1 इंटू v2। इसको सॉल्व कर लो, एक्स v2 एक तरफ आ जाएगा y v1 बच्चों एक तरफ आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक्स रूट के अंदर v1 v2 प्लस का y रूट के अंदर v1 v2। यहां पे x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ, रूट के अंदर v2 को कॉमन ले लो, x को एक तरफ ले आओ, ये बनेगा बच्चों रूट के अंदर v2 माइनस का रूट के अंदर v1। y वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ बच्चों, रूट के अंदर v1 कॉमन ले लो, रूट के अंदर v2 माइनस का रूट के अंदर v1। थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी थी बस इस वाले क्वेश्चन में। तो देन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट पार्ट x डिवाइड बाई y कम्स आउट टू बी रूट के अंदर v1 डिवाइड बाई v2। दिस विल बी द आंसर, ठीक है भाई। तो 5वां क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाता है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका उसी से स्टिक करते हुए चलोगे, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको यहां पे सारी की सारी चीजों को लिखोगे, you'll get the आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर था बच्चों ए ऑप्शन, रूट के अंदर v1 डिवाइडेड बाई v2 इज द आंसर। समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा दे रखा है यहाँ पे 6, 11। बच्चों पहले 10 में जो जो डाउट है लिख देना आपने ना। 6 नंबर क्वेश्चन अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बच्चों। इस वाले क्वेश्चन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। यहां पे क्या हो रखा है बच्चों कि यहां पे an object is moving along the x-axis with position as a function of time given as x equal to xt, point O at x equal to 0, point O is at x equal to 0, the object is definitely moving towards O। देखिए भाई ये हो गया बच्चों O पॉइंट at x equal to 0। इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सी कंडीशन के लिए
ऑब्जेक्ट जो है डेफिनेटली ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा होगा, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा होगा। कौन सी वाली कंडीशन के लिए? देखो बच्चों, इन्होंने कोई बताया है तुम्हें कि ऑब्जेक्ट इनिशियली पॉजिटिव एक्स पे था या नेगेटिव एक्स पे था? कुछ बताया है क्या? नहीं। मतलब चाहे वो पॉजिटिव एक्स पे हो चाहे वो नेगेटिव एक्स पे हो, इट शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट बच्चों यहां है, तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। और तुम कह रहे हो कि इसकी वेलोसिटी ओरिजिन की तरफ होनी चाहिए, तो क्या तुम्हें यह समझ में आएगा कि dx by dt नेगेटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर एक पार्टिकल यहां है इस जगह पे और वो ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, तो ये दोनों चीजें होंगी या नहीं होंगी? अगर मान लो पार्टिकल यहां है, तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होनी चाहिए। मतलब dx by dt क्या होना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव के बराबर। अगर आपने बोला कि dx by dt नेगेटिव होगा तो ओरिजिन की तरफ आ रहा होगा, तो बच्चों ये सही थोड़ी है। देखो dx by dt पॉजिटिव होगा तब भी तो ओरिजिन की तरफ जा रहा होगा। एक चीज यहां से कही जा सकती है कि x इंटू dx by dt ये नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। अगर x पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव होना चाहिए, अगर x नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो पार्टिकल चाहे कहीं भी हो, चाहे पॉजिटिव x पे हो चाहे नेगेटिव x पे हो, इट विल बी डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये चीज कहीं पे लिखी हुई है, ये कह रहा है कि dx by dt नेगेटिव होना चाहिए। तो ये तो बस ये बता रहा है कि देखिए जी, अगर पार्टिकल पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट पे होता ना, तो dx by dt नेगेटिव होता, तो वो ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा होता। ये कह रहा है कि dx by dt पॉजिटिव होना चाहिए। ये तब पॉसिबल है अगर पार्टिकल के बारे में उन्होंने बोल दिया होता ना कि पार्टिकल नेगेटिव, पार्टिकल का इनिशियल कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, इससे अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे ना बच्चों, ये ऐसा लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर dt। अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2x dx by dt। और इसको कह रहे हैं ये नेगेटिव होना चाहिए, तो यही तो हमें चाहिए था। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पार्टिकल का जब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए, और x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब x कोऑर्डिनेट और वेलोसिटी का प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि अवे फ्रॉम दी ओरिजिन मूव करने की कंडीशन होती तो वो ये होती, ठीक है। समझ में आया? तो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये वाला ना, हमारे दिमाग में आता ही नहीं है, आधा आता है तुरंत कहते हैं कि अरे हाँ वेलोसिटी नेगेटिव कर दो, काम खत्म। बहुतों ने जब इसको सॉल्व किया होगा ना, उन्होंने वेलोसिटी नेगेटिव ए वाला ऑप्शन टिक मारा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों इस टाइप का है जो कि भ्रम तोड़ता है, ठीक है, भ्रम तोड़ने वाला क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई कैन सी ऑन द स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, यू कैन आस्क। मैं तो जो देख रहा हूँ उसी के हिसाब से बच्चों आगे बढ़ता जा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी का इससे पहले कोई क्वेश्चन रह गया हो, यू कैन आस्क, जस्ट राइट द नंबर ऑफ द क्वेश्चन। आपको शर्माने से कोई फायदा नहीं होने वाला आपका। आपके शर्माने से आपका नुकसान जरूर हो जाएगा, ठीक है। हम नो मैटर हम आज हमारी स्टेट क्या है, हमें अपने तुम्हारे डाउट अगर क्लियर नहीं हुए ना, तो फिर तुम्हारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं, और मेरे जैसे फैकल्टी से पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं तुम्हारा ना। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है अमिया ने। 7th नंबर क्वेश्चन बच्चों देखो, a particle start moving rectilinearly at time t equal to 0 such that its velocity v changes with time t according to the equation this। तो वेलोसिटी बच्चों टाइम के साथ चेंज हो रखी है, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। द टाइम इंटरवल फॉर द पार्टिकल रिटार्ड। देखिए भाई, वेलोसिटी तुम्हें क्या दे रखी है? फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है। अब तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों का एक मिसकंसेप्शन होगा, इस शीट में डाला गया एक एक क्वेश्चन बच्चों अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। हर एक क्वेश्चन में वो दम है जो कि अच्छों को मतलब सदमा दे दे। ये शीट आसान नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं बच्चों ना, ये शीट आसान वाली नहीं है। अब तुम लोगों को लगता होगा कि रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन जहां नेगेटिव होगा वहीं पे मतलब उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। दिस इज अ टोटली रॉन्ग, या इसे बोल सकते हैं मिसकंसेप्शन। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब बच्चों कभी नहीं होता कि रिटार्डेशन है ये, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का कभी मतलब नहीं होता। देखिए भाई, एक चीज बताइए मेरे को, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे तुम्हारा ना। मान लो तुमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, यहां पे वेलोसिटी इधर की तरफ है, एक्सेलरेशन भी अगर इधर की तरफ हो गया तो क्या करेगा बच्चों? स्पीड अप करेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन इधर ही है। मान लो बच्चों वेलोसिटी इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ए तो पॉजिटिव हो गया, वी नेगेटिव हो गया। क्या होगा बच्चों? इसमें स्लो डाउन होगा या नहीं होगा? बच्चों रिटार्डेशन का मतलब है जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, पार्टिकल रिटार्ड करेगा, स्लो होगा। समझ गए? एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होता बच्चों रिटार्डेशन का मतलब। रिटार्डेशन का मतलब है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के
अपोजिट होंगे। एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन उस टाइम पे नेगेटिव होना चाहिए, तो रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन वाला कॉन्सेप्ट पहले तो अपना सही कर लो भाई। इस वेलोसिटी को अगर मैं देखूं तो बच्चों t इंटू टी माइनस का 1 आ जाएगा। अगर मैं इस वेलोसिटी की वो बेबी कर्व जो बनाते थे बच्चों हम लोग, जो अगर मैं उसको देखूं तो t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 0, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। समझ में आया बच्चों? ये वेलोसिटी का कर्व हो गया। एक्सेलरेशन बच्चों dv बाई dt के बराबर आएगा, विच कम्स आउट टू बी 2t माइनस का 1। t ग्रेटर देन 1/2 के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, t लेस देन 1/2 के लिए बच्चों एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो 1/2 से इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। वो रीजन जहां पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का अपोजिट साइन आ रहा है, दैट रीजन इज दिस रीजन। यह वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो t लेस देन 1 ग्रेटर देन 1/2, दिस हैपन a एंड b, a and v are opposite to each other। ठीक है भाई, ये लो 1/2 से 1 के बीच में, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। गॉट इट? 7वां क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे आप लोगों को? यस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th एंड 11th। 9th क्वेश्चन में बच्चों पार्टिकल मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल पाथ सच दैट इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस। वेलोसिटी बच्चों उसकी 3t स्क्वायर माइनस का 6t के बराबर दे रखी है, where t is in the time in the second if it's initially located at the origin। Determine the particles average velocity and average speed। देखिए ये तो इजी है फाइंड करना, दिस इज डिफिकल्ट। एवरेज वेलोसिटी तो बच्चों तुम लोगों ने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी होता है। एवरेज वेलोसिटी में बस आपको इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देना होता है, मतलब डेल्टा टी से इसको भी डिवाइड कर दो, यहां से आ जाती है तुम्हारे पास एवरेज वेलोसिटी। इसको तो बच्चों इजी टू फाइंड है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 3t का स्क्वायर माइनस का 6t dt डिवाइडेड बाई टाइम कितना है बच्चों, कितने टाइम के लिए बात कर रहे हैं ये 3.5 मतलब 7/2। ठीक है, तो t की पावर 3, ऐसा करो इसको t0 रख देते हैं, ठीक है, 0 से t0 तक इसको इंटीग्रेट करना है, तो t0 की पावर 3 माइनस का 3t0 का स्क्वायर डिवाइड बाई t0, दिस कम्स आउट टू बी t0 माइनस का 3t0। ठीक है, अब t0 की वैल्यू पुट कर दो तो एवरेज वेलोसिटी बच्चों तुम्हारे पास आ जाएगी, t0 इज 7/2 है ना, तो 7/2 49 डिवाइड बाई 4, 21 डिवाइड बाई 2, 7/4 1.75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1.75 तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब हमें फाइंड करने बच्चों इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज डिफिकल्ट, एवरेज स्पीड इसका पता करना बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाओ ना बच्चों, तो v जो कि 3t का स्क्वायर माइनस का 6t है, इसका ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा आएगा कि t इक्वल टू 0 पे 0 होगा, और कहां पे 0 होगा बच्चों, t इक्वल टू 2 पे। तो वेलोसिटी का अगर तुम ग्राफ देखोगे ना बच्चों तो वो कुछ ऐसा आ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 2 सेकंड तक वेलोसिटी होगी नेगेटिव डायरेक्शन में, और 2 सेकंड से लेकर 3.5 सेकंड तक वेलोसिटी होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब 2 सेकंड पे वेलोसिटी ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर 2 सेकंड के लिए अलग पता करना पड़ेगा, और 2 सेकंड से आगे के लिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट अलग पता करना पड़ेगा। 2 सेकंड में उसने डायरेक्शन चेंज किया तो दोनों डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव करके ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लो पहले वो उल्टा चल रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का आएगा, फिर उल्टा जा रहा है तो वो पॉजिटिव का आएगा, तो तुम अगर उनको विद साइन ऐड करोगे तो फिर डिफरेंस आ जाएगा इनका। ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को पॉजिटिव करके ऐड करना पड़ेगा। तो पहले डिस्प्लेसमेंट पता करना बच्चों 0 से 2 सेकंड का,
और वो आ जाएगा 3t का स्क्वायर माइनस का 6t dt के बराबर। 0 से 2 सेकंड के लिए बच्चों ये आ जाएगा 2 की पावर 3 8 माइनस का 3 इंटू टी का स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट फॉर 0 to 2 सेकेंड जो आएगा बच्चों दैट इज माइनस का 4 मीटर। तो मैंने बोला ना ये माइनस का 4 मतलब उल्टा चला होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में गया ये। अब 2 से लेके बच्चों आगे के लिए क्या होगा, 2 से 3.5 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट 2 to 7/2 सेकंड के लिए क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का जो कौन है, मेरी कार क्यों, वो सफेद कार नहीं खड़ा है, सफेद नहीं मेरा ब्लैक है, मेरी ब्लैक है, यहाँ पे खड़ी हुई है, ब्लैक कार खड़ी हुई है यहाँ पे मेरी। नहीं नहीं उधर मेरा नहीं है, मेरा नहीं, मुझे नहीं पता। एवरेज वेलोसिटी के लिए या एवरेज स्पीड के लिए वो हाँ फंक्शन को मॉड के साथ, तो वही एक ही बात है बच्चों ना, अलग अलग पता करके डिस्प्लेसमेंट को देखो, जहां से जहां डायरेक्शन चेंज हो रही है ना वहां तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, उसके बाद वाले को अलग कैलकुलेट कर लो। तो 2 से लेकर 7 सेकंड तक मैं अलग कैलकुलेट कर ले रहा हूं। अब यार तुम इसमें एरिया से तो कर नहीं सकते ना, इसका इंटीग्रेशन बच्चों अलग करना पड़ेगा तुम्हें ना। तो जैसे 7/2 की पावर 3 माइनस का 3 7/2 का स्क्वायर, ठीक है, दिस माइनस का 2 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बच्चों यहां से 49/4 7/2 माइनस का 3 माइनस का 8, ये आएगा माइनस का 4, ठीक है। तो ये 1/2 के बराबर आ जाएगा, तो 49/8 प्लस का 4 8 चौक 32 और दिस 51 81 81/8 मीटर। तो पॉजिटिव का डिस्प्लेसमेंट 81/8 आया, मतलब ये हुआ है कि पहले ये 4 मीटर पीछे गया, पहले ऐसे गया t = 0 से t = 2 तक, फिर उसके बाद ये 81/8 मीटर ऐसे गए हैं, ठीक है भाई, वैल्यू समझ में आई तुम्हें, 81/8 मीटर ऐसे करके गए हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, डिस्टेंस ऐड कर दो 32 और ऐड कर दो बच्चों इसमें ना 83 8 3 11 112/8, ये डिस्टेंस हो गई बच्चों 112/8। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो 7/2 से, 4 7 से कटेगा क्या, 7 एकम 7 42 डिवाइड बाई 4 4 मीटर पर सेकंड आंसर। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बच्चों ये आ जाएगी 4 मीटर है 4.03 4.03 थोड़ी आ रहा है, 4 आ रहा है ना यहाँ से। कोई गलती की है क्या मैंने बच्चे यहां तक, 8 चौक 32, अच्छा यहाँ गलती कर दी ना, नहीं 32 तो ये तो सही लिखा है, फोर आ रहा है ना मेरा, तो 113 यस, तो फिर तो कटेगा नहीं, हाँ तो फिर वही फिर आ जाएगा 4.03 आ जाएगा, ठीक है भाई, तो 4.03 आ जाएगा। तो समझ में आया बच्चों, तो ये क्वेश्चन थोड़े से गंदे वाले हो सकते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th जो आप लोगों ने मेरे से पूछा है, ठीक है, 11th वाला ही पूछा है ना आप लोगों ने मेरे से। क्या है बच्चों 11th, ऑन वन बाउंड्री ऑफ अ स्विमिंग पूल देयर इज अ पर्सन एट अ पॉइंट ए whose speed of running on the ground is 10 meter per second while that of swimming is 6 meter per second. He has to reach a point B in the swimming pool. The distance covered on the boundary so that
द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द पॉइंट बी इन द पूल इज मिनिमम। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चों कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप लोगों ने देखा होगा कि रोड और वो एक फील्ड वाला जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। मिनिमम टाइम में पहुंचना है तो हम इसमें लाइट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक फंडा लगा देते हैं। लाइट भी बच्चों वो पार्ट ट्रेवल करती है जो सबसे कम टाइम लेता है किसी भी जगह तक पहुंचने में। तो मान लीजिए कि ये एक मीडियम होता, ये दूसरा मीडियम होता, तो यहां से लाइट आ रही होती और वो इसमें एंटर कर रही होती, बी पॉइंट पे पहुंच रही होती। तो बच्चों यार लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगा के भी लोग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हम लोगों ने उसको पढ़ा हुआ नहीं बच्चों, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। ओके, ये वाली डिस्टेंस तुम लोगों से पूछे बच्चों ना, इसको मान लेना, तुम एक काम करना, इसको एक्स मान लेना, इस वाली डिस्टेंस को ना, इसको एक्स मान लेना, ठीक है। ये हो जाएगी 10 माइनस का एक्स के बराबर, जो तुम्हें पूछा है। जो डिस्टेंस इसने बाउंड्री पे कवर किया ना, फिर ये ऐसे गया है। ये जो डिस्टेंस होगी ना बच्चों, ये होगी रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यही होगी ना। अब टाइम कैलकुलेट कर लो बच्चों ना, टाइम लगेगा 10 माइनस का एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, प्लस का रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस का एक्स का स्क्वायर डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये टाइम बच्चों एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। इसको डिफरेंशिएट कर दो, dt डिवाइड बाई dx, तो यहां से आ जाएगा बच्चों माइनस का 1/10 प्लस का 1/6 रूट के अंदर इंटू 2, रूट के अंदर 16 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये डिफरेंशिएशन कर दिया बच्चों हमने ना। इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू को कर देना इक्वल टू 0। मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने का कॉन्सेप्ट यही होता है। इस 2 से बच्चे 2 कट जाएगा, यहां पे माइनस का 6 रूट के अंदर 16 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 10x डिवाइड बाई 60 रूट के अंदर 16 प्लस का एक्स स्क्वायर, दिस वुड बी इक्वल टू 0। इसको 0 करने का मतलब है ऊपर वाला न्यूमरेटर को 0 कर देना। तो 36 इंटू 16 प्लस का एक्स स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 100x स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा हमारे पास। 36 इंटू 16 इज इक्वल टू 100x स्क्वायर माइनस का 36x स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 64x स्क्वायर। दिस इज 36 इंटू 16, 16 चौक 64, 9, x इज इक्वल टू 3 मीटर। x अगर 3 मीटर के बराबर आया तो ये आएगा बच्चों 7 मीटर के बराबर। दिस विल बी द आंसर। इसको अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो बच्चों, अगर आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले फंडे से करना चाहते हो, तो आप ये कहोगे कि मिनिमम टाइम में तुम्हें इससे यहां पहुंचाना है। तो लाइट क्या करती है, लाइट अगर एक पोजीशन से 2 पोजीशन तक पहुंचनी है ना बच्चों, तो वो मिनिमम टाइम वाला पाथ चूज करती है। तो मान लो लाइट ऐसे आ रही होती, यहां पर रिफ्रैक्शन करा देना था, फिर ये लाइट ऐसे चली जाती, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाती। तो ये एंगल पता करना है, 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा होता। तुम्हें पता होना चाहिए कि n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर होता है, ठीक है। आर की वैल्यू पता करनी है, आई की वैल्यू तो 90 डिग्री दे रखी है। अच्छा, n1 c डिवाइड बाई v1 c डिवाइड बाई v2 साइन 90 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये लगा देते हैं अपन इसमें फंडा। v2 डिवाइड बाई v1 आ जाएगा बच्चे यहाँ पर 6 डिवाइड बाई 10 मतलब 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू बच्चों 37 डिग्री आ जाएगी। अगर ये 37 डिग्री आया, दिस इज गिवन एज 4, तो ये होगा 3 मीटर के बराबर ये डिस्टेंस। तो ये 3 मीटर के बराबर आ जाएगा, ये 7 मीटर के बराबर होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 10 मीटर के बराबर दे रखा है। क्वेश्चन बच्चों ऐसे खत्म हो जाएगा। बट दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दिस इज द मेथड 2। लाइट वाला फंडा लगा के बच्चों हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन वाले से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया बच्चों आपको इसका 11th वाले का? अच्छा, 10th वाला भी पूछा है,
A body starts from the origin and moves along the x-axis such that at any instant velocity is 4t की power 3 minus का 2t का 2t, where t is in the second, vt is in the meter per second. Find the acceleration of the particle when it is at 2 meter from the origin. तो ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन हमें उस टाइम पे बताना है जिस टाइम पे हमें पार्टिकल की पोजीशन 2 मीटर दे रखी है। सुनना ध्यान से, हमें गिवन क्या है, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, और वो भी क्या आएगा बच्चों, वो फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। अब मेरे को टाइम की वैल्यू नहीं दी कि इस टाइम पे एक्सेलरेशन बताना है, समझ रहे हो। इन्होंने ये कहा कि ये पता करो कि x इजिकल टू 2 किस टाइम पे होगा, उस टाइम को t नॉट बोलो, उस टाइम पे एक्सेलरेशन पता करो। अब समझ में आया, वेलोसिटी दी, एक्सेलरेशन पूछा, लेकिन आपसे ये भी पता करने के लिए बोला है कि बताइए x इक्वल टू 2 पे ये कब होगा पार्टिकल। तो आपको दोनों तरफ जाना है, वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन भी पता करना है और पोजीशन का भी रिलेशन पता करना है, ठीक है, तब आपको टाइम पता लगेगा। तो मतलब तुम्हें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता करना पड़ेगा और उसमें फिर x की जगह क्या रख देना है, 2। यहां से तुम्हारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, जिस टाइम पे पार्टिकल x इक्वल टू 2 पे होगा उस टाइम को ले जाके एक्सेलरेशन वाले फंक्शन में रख देना। एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों, यहां से देखने पे तो एक्सेलरेशन आएगा 12t माइनस का 2 के बराबर, ठीक है। यहां पे लाके उसकी t की वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब हमें क्या जाना है बच्चों, x पता करना है। जब वेलोसिटी गिवन होती है ना और पोजीशन पूछी होती है बच्चों, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो dx इज इक्वल टू 4t का क्यूब माइनस का 2t dt। तो x माइनस का 0, ये ध्यान रखना ओरिजिन से मूव कर रहा है, इन फाइनल पोजीशन x है, इनिशियल पोजीशन 0 है, इज इक्वल टू t की पावर 4 माइनस का t का स्क्वायर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मान पूछी इन्होंने, 2, तो 2 इज इक्वल टू टी नॉट की पावर 4 माइनस का टी नॉट का स्क्वायर। इस टी नॉट को बच्चों एक काम करना, कुछ y मान लेना, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो y स्क्वायर प्लस का माइनस का y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1, रूट के अंदर v स्क्वायर प्लस का 8 डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 1 4, तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। y किसको माना है मैंने, टी नॉट को, टी नॉट के स्क्वायर को, टी नॉट का स्क्वायर का 2 के बराबर है, तो टी नॉट कितना आएगा बच्चों तुम्हारे पास, रूट 2 के बराबर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, 12t माइनस का 2, सॉरी 12t का स्क्वायर माइनस का 2, इसको लाके यहां पुट कर दो, ये आ जाएगा 22 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको मल्टी डायमेंशन में सोचने के लिए मजबूर कर देगा, बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने कहा ना, इस शीट का एक एक क्वेश्चन बच्चों बहुत जानदार है, शीट का एक एक क्वेश्चन बच्चों बहुत जानदार है। यू गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। सो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, लेट्स मूव टू सेक्शन बी। एनी डाउट्स इन सेक्शन बी? सो देयर आर टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। सो 12 से लेके 18 तक जो भी डाउट्स हो आपके बच्चों लिख दीजिए, मैं एक एक करके सारे के सारे बताता जाऊंगा। लिखना चालू कर दो बच्चों, 12 से लेके 18 तक जो भी डाउट है आपके ना, लिख डालो। 12 से लेके 18 तक जो भी आपके डाउट्स हैं। y का एक और वैल्यू आएगा ना, लेकिन वो टाइम की वैल्यू नहीं हो सकती ना, दैट इज एन इमेजिनरी नंबर। सो 12th वाला पूछा जा रहा है, 16th वाला और 17th वाला, 12, 16, 17, और कोई हो तो लिख देना, ठीक है। देखिए बच्चों, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट बोला है पार्टिकल का, डिपेंड्स ऑन द टाइम बोल दिया इन्होंने। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल। द पार्टिकल विल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर दिस सेकंड। स्टार्टिंग पॉइंट पे लौट के आने का मतलब है बच्चों, ए वाले ऑप्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 होना, एस को 0 कर देना है, या और इन्होंने एक्स को ही डिस्प्लेसमेंट बोला है, इसको 0 कर देना है। तो जब तुम 0 करोगे तो 0 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर कॉमन ले लेना, 2 माइनस का 3t। यू गेट, एक तो t इक्वल टू 0 पे 0 था डिस्प्लेसमेंट, और एक t इक्वल टू 2/3 सेकंड पे। दिस इज अ करेक्ट, बट हमें इनकरेक्ट पूछा है। द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर दिस सेकंड। वेलोसिटी क्या होती है, 4t
माइनस का 9t का स्क्वायर, इसको कह रहे हैं 0 कब हो जाएगी, t कॉमन ले लेना बच्चों, 4 माइनस का 9t इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू बच्चों 4/9 सेकंड के बराबर आ जाएगी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वाज 0 बट इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन वाज नॉट 0। क्या t इक्वल टू 0 पर भी वेलोसिटी 0 थी? यस। एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन था वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विच इज 4 माइनस का 18t। t की वैल्यू जब तुम 0 पुट करोगे तो एक्सेलरेशन 4 के बराबर आएगा विच इज नॉट 0। ठीक है, तो सही बात है, ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। नो नेट फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू दिस। देखिए भाई, नेट फोर्स जो होता है ना वो m इंटू ए के बराबर होता है पार्टिकल के केस में ना। तो अगर इसका एक्सेलरेशन 0 हुआ, इफ एक्सेलरेशन 0 हुआ तो नेट फोर्स 0 आएगा। ये कह रहे हैं नो नेट फोर्स विल एक्ट, मतलब ये कह रहे हैं नेट फोर्स 0 होगा एट दिस टाइम। क्या इस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 आ रहा है? तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1/3, 4 माइनस का 18 इंटू 1/3 के बराबर है, मतलब -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। क्या एक्सेलरेशन 0 है? नहीं। तो यहां पे नेट फोर्स 0 होगा? नहीं। क्या हमें कह सकते हैं कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा? गलत हो गया। दैट्स वाई डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, रॉन्ग आंसर इन्होंने पूछा था। तो 16, 17, 18, 19 लगातार क्वेश्चंस की पूछने की बरसात। तो लेट्स मूव टू 16th नंबर क्वेश्चन बच्चों। ओके, a train is moving at a 30 meter per second, reduces its speed to 10 meter per second due to braking in the distance of the 240 meter। तो ये ट्रेन है बच्चों, जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से 240 मीटर की डिस्टेंस में। डायग्राम बनाया करो बच्चों ना, ऐसे किसी को भी नहीं समझ में आता। इसने अपनी स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड कर लिया। ठीक है, नाउ द ब्रेकिंग फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय दिस अमाउंट। पहले मान लो ब्रेकिंग फोर्स F0 लग रहा था, तो अब लग रहा होगा बच्चों ये अमाउंट कितना होता है, F0/8। तो F0 प्लस का F0/8 कर दिया फोर्स को, मतलब 9F0/8 के बराबर कर दिया। तो पहले अगर रिटार्डेशन मान लो A आ रहा था, अब रिटार्डेशन 9A/8 के बराबर आ रहा होगा, और ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है। ठीक है, फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस इन द न्यू सिचुएशन। Find the stopping distance in the new situation if the train is moving with the same initial speed। अब इसको रोकना है। ठीक है, अब की बार बच्चों 30 से 10 नहीं करना है, अब इसको रोकना है। रोकने वाली डिस्टेंस पूछी है। पहले तो बच्चों ऊपर वाली इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फाइनल वेलोसिटी 10 हो गई है, 10 का स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन लगा रहा हूं? थर्ड। मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे डिस्टेंस पता है, तो मैं थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूं। इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए की वैल्यू बच्चों माइनस के साथ रखूंगा इंटू 240। ये पहले वाले में लगा दी बच्चों। इस वाले केस में मान लो डी डिस्टेंस पे इसको रोक दिया, डी डिस्टेंस पे रुक जा रही है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें भी लगाओ। 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू माइनस का 9A डिवाइडेड बाई 8 इंटू डी। ठीक है, 9A डिवाइडेड बाई 8 इंटू डी, ये आ जाएगा बच्चों। तो एक काम करना बच्चों, ऊपर वाली इक्वेशन से ना 480A इज इक्वल टू 900 माइनस दिस 800 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ए की वैल्यू आ जाएगी। नीचे वाली इक्वेशन से बच्चों 9/4 A इंटू डी इज इक्वल टू 900 के बराबर आ जाएगा। दोनों को कर देना बच्चों डिवाइड, ये कट जाएगा इससे, 8 6 48 60 आ जाएगा। ए से ए कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। डी की वैल्यू बच्चों 240 मीटर के बराबर आ जाएगी। लकीली पुराने वाले डिस्टेंस पे ही रुक जाएगी, क्योंकि अब रिटार्डेशन ज्यादा हो रहा है ना बच्चों। 2 बार थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी बच्चों, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 2 बार आपको ये इक्वेशन लगानी है। 17th वाला भी बच्चों ने पूछा है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ए, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 2 सेकेंड इज। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अच्छा, पहले तो v को लिख लेते हैं। v इक्वल टू u, u तो 0 है, a इंटू n के बराबर है बच्चों v। ठीक है ना,
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट 2 सेकेंड, एस इन लास्ट 2 सेकेंड जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस का डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 2 के बराबर होगा या नहीं होगा बच्चों? ये फॉर्मूला लगेगा। u तो 0 के बराबर दे रखा है, तो हाफ a n का स्क्वायर माइनस का हाफ a n माइनस 2 का स्क्वायर, हाफ a कॉमन ले लेना बच्चों, n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर माइनस का 4 और ये माइनस का 4n आएगा तो ये प्लस का 4n। ये होगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड, ये कट जाएगा 8 डिवाइड बाई 2। आंसर देना है बच्चों v और n की टर्म में इंटू 4 n माइनस का 1। a की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेना बच्चों v डिवाइडेड बाई n और उसको ले जाके यहां पे पुट कर देना v, तो 2v डिवाइडेड बाई n इंटू n माइनस का 1, दिस विल बी द आंसर। तो 2v डिवाइडेड बाई n इंटू n माइनस का 1 इज द आंसर। 17th वाले का बच्चों ये ऑप्शन आ जाएगा। काम खत्म बच्चों। नहीं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। nth सेकंड का मतलब होता है n वे सेकंड में, यहां पर लास्ट के 2 सेकंड की बात कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट 2 सेकंड की बात कर रहे हैं, इस वजह से फॉर्मूले को मैंने कर दिया चेंज। 17वां क्वेश्चन हो गया बच्चों यहाँ पे। 18वां भी बच्चों ने पूछा था, ठीक है। A particle is moving in a straight line with initial velocity u and the uniform acceleration a. If the sum of the distances traveled in tth and t plus 1th second is 100 centimeter, then its velocity after t second in the centimeter per second is. अच्छा, तो पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन बच्चों f के बराबर दे रखा है। इफ द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन tth एंड t plus 1th सेकंड इज दिस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकंड क्या होगा बच्चों? u प्लस का a डिवाइडेड बाई 2t माइनस का 1 के बराबर। डिस्प्लेसमेंट इन t plus 1th सेकंड क्या होगा? u प्लस का f डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी प्लस का 1 माइनस का 1 के बराबर। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इन दोनों का सम किसके बराबर दे रखा है बच्चों? 100 सेंटीमीटर के बराबर। और ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी पूछी है इन्होंने आफ्टर टी सेकंड, u प्लस का f इंटू टी, इसकी वैल्यू इन्होंने आपसे पूछी है, ये पूछा है। इन दोनों का सम दे रखा है। एक काम करो बच्चों, दोनों को ऐड कर दो। 2u प्लस का f/2 कॉमन ले लेना, 2t माइनस का 1, 2t प्लस का 2 माइनस का 1। ये बच्चों 100 के बराबर दे रखा है आपको ना, ये कट जाएगा। ओके, 40 आया तो 2 टाइम्स u प्लस का ft बन जाएगा। ये बच्चों 100 के बराबर दे रखा है, तो u प्लस का ft की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 50 के बराबर। तो u प्लस का f इंटू टी 50 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, जो भी है सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ही लेके जाएगा बच्चों तुम्हें आंसर की तरफ ना, क्वेश्चन ही लेके जाएगा। लास्ट में सॉल्व करके दो, हाँ खत्म। दोनों को सॉल्व करना था बस, जैसे जैसे उन्होंने बोला है बच्चों मैंने वही किया है, मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया। देखो, इक्वेशंस लगाई, सॉल्व किया, और वो पूछा जो था वो मेरे दिमाग में होना चाहिए, पूछ क्या रहा है वो मैंने वहां पर लिख लिया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया विद इन मिनट, ठीक है। यहां तक तुम लोगों ने बच्चों पूछे थे। अब मुझे बताओ बच्चों, 25 तक जो भी तुम्हारे डाउट हो यू कैन आस्क। मैं मतलब सेक्शन बी में और कोई डाउट तुम्हारा बच्चा हो बच्चों जल्दी से पूछ लो। बी सेक्शन में जो भी डाउट हो बिना हेजिटेशन के आप पूछ लो, ठीक है। तो पता है इतना अच्छा फैकल्टी, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला कोई मिला ही नहीं होगा तुम्हें ना जिंदगी में कभी। तो आपके जो भी डाउट है बच्चों पूछ लो, ठीक है, ताकि अपन जल्दी जल्दी डाउट डिस्कस करते जाए। अच्छा, एक चीज का ध्यान और देना बच्चों, मैं ये पीडीएफ ना अपडेट करूंगा आफ्टर सम टाइम, सो व्हेन यू रिवाइज तो आप जीमेल ड्राइव पे ही आप दोबारा से बच्चों पीडीएफ डाउनलोड करना। आफ्टर सम टाइम होगा क्या,
जिन जिन क्वेश्चंस के मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना बच्चों, उन क्वेश्चंस के हर एक क्वेश्चन के नीचे लिंक ऐड करवाऊंगा मैं, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन का लिंक ऐड करवाऊंगा, जिससे कि आप जो है फ्यूचर में मतलब डायरेक्ट पीडीएफ पे जाके आप सॉल्यूशन देख सको, ठीक है, जब भी अटकोगे तो। 19 एंड 22, सो 19 एंड 22 मार्केट में बहुत डिमांड में है भाई। 19वां क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है 19वां क्वेश्चन। टू फ्रेंड्स स्टार्ट बाइक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ एज एल टुवर्ड्स द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर इन द सेम टाइम। तो बच्चों यहां पे डायगोनली अपोजिट एज जो है बच्चों ये दे रखा है आपको, तो दो फ्रेंड बच्चों इसकी तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, ओके, यहां से स्टार्ट करके वहां जाना चाहते हैं। दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एंड द टेक डिफरेंट रूट। वन, अच्छा स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, वन along the diagonal with constant acceleration and the other accelerate momentarily and then travel along the edge of the field with constant speed v. What is the relationship between? देखो सुनो, एक तो बच्चों ऐसे जाने लगा a एक्सेलरेशन से, एक ने मोमेंटली मतलब एकदम से अपनी वेलोसिटी v कर ली, एक्सेलरेट किया अपने आप को और उसकी वेलोसिटी उसी जगह पे v हो गई, समझ रहे हो, एकदम से अपनी स्पीड बढ़ा ली उसने, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू कंसीडर कि उसने वेलोसिटी अटेन करने में डिस्टेंस नहीं, मोमेंटली मतलब ऑन दी स्पॉट उसकी स्पीड v हो गई है और वो ऐसे करके चल के जा रहा है इस कांस्टेंट स्पीड v से। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इफ दे रीच एट द सेम टाइम, ठीक है, दोनों कैसे पहुंच रहे हैं बच्चों, सेम टाइम में। इसने कितनी डिस्टेंस चली बच्चों, 2l, एक का टाइम होगा बच्चों 2l डिवाइड बाई v के बराबर, ये हो गया t1। ये डिस्टेंस कितनी बच्चों, √2l के बराबर, हाफ a इंटू T2 का स्क्वायर √2 इंटू l, ठीक है। बस यहां से l की वैल्यू लाके, दोनों का टाइम सेम है, t की वैल्यू लाके यहां पे पुट कर दो, हाफ a 4l का स्क्वायर डिवाइड बाई v स्क्वायर √2l, l से l कट जाएगा बच्चों, 2 से 2 टाइम्स a इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाई √2l के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा, a इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाई √2l के बराबर हमारे पास आंसर आ गया। 19th वाला ऐसे करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं था इस वाले में ना। अब आते हैं बच्चों 22वां क्वेश्चन, आप लोगों ने डिमांड किया है तो करते हैं। A particle moves over the side of an equilateral triangle of side length L with a constant speed v as shown in the figure. The magnitude of the average acceleration as it moves from A to C. Average acceleration as it moves from A to C. अब इसमें C पे उसने डायरेक्शन चेंज किया है या नहीं किया ये नहीं बताया, चलो अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो मुझे लगता नहीं इसमें ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा। सुनो भाई, ए पे वेलोसिटी किधर की तरफ थी, ऐसे करके मान लो इस लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल पे थी, यहां पे वेलोसिटी कैसे होगी बच्चों, वैसे तो मुझे लग रहा है कि हमें ये कंसीडर करनी है सी के बाद है ना, तभी तो वो A to C बोल रहे हैं, या थोड़ा बोलना चाहिए था, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम सी से पहले वाली भी लोगे ना, क्योंकि एंगल 60 डिग्री है, फर्क पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, तो लग रहा है यही कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी बच्चों ये हो गई है, पहले वाली वेलोसिटी ये थी, यहां से यहां तक का जो टाइम होगा ना बच्चों वो कितना होगा, L डिवाइडेड बाई V प्लस का L डिवाइडेड बाई V, दैट कम्स आउट टू बी 2L डिवाइडेड बाई V के बराबर। तो 2L डिवाइडेड बाई V के बराबर टाइम होगा, 2L डिवाइडेड बाई V के बराबर टोटल टाइम होगा A से लेके C तक। अगर आप इसकी वेलोसिटी देखो ना बच्चों, V/2 √3V/2, ये इनिशियल वेलोसिटी थी और फाइनल वेलोसिटी बच्चों ये हो गई, इधर x एक्सिस मान लो, इधर y एक्सिस मान लो बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी लिखना, तो फाइनल वेलोसिटी विच इज माइनस का v i कैप, इनिशियल वेलोसिटी विच इज v/2 i कैप √3v/2 j कैप, माइनस का 3/2 i कैप माइनस का √3v/2 जे कैप, ठीक है। ये हो गया बच्चों वेलोसिटी का चेंज। अगर आप डेल्टा वी देखोगे ना, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 9/4 3/4 v का स्क्वायर, या v नहीं v
डिवाइड बाई टाइम कितना लगा, 2L डिवाइड बाई v के बराबर। एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों 12 रूट के अंदर 3 v स्क्वायर डिवाइड बाई 2L के बराबर। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। रूट के अंदर 3v का स्क्वायर डिवाइड बाई 2L के बराबर आंसर आ जाएगा। और भी तरीके थे बच्चों इसको करने के। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर में इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को माइनस करके ऐड कर दो तो इनका रिजल्टेंट आएगा √3v के बराबर। ठीक है, रिजल्टेंट √3v के बराबर आ जाएगा। क्लियर है भाई? 19 से लेके 22 हो गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है दैट इज द 27th। सो यू कैन आस्क एनी अदर क्वेश्चन इन द सेक्शन सी। इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट आस्क। सेक्शन सी तो बहुत बड़ा है 33 तक, तो 23 से लेके 33 तक बच्चों जो भी डाउट है आप लिख दो पहले ना, फिर मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। लिख दो भाई जल्दी से। 23 से लेके 33 तक जो भी डाउट है। डाउट भाई सबके अच्छे से क्लियर हो रहा है? नहीं देखिए, जो भी डाउट होंगे ना अब इसके बाद डिस्कशन के बाद उनको हम जो है उसमें करेंगे, क्या कहते हैं, इस डिस्कशन के बाद जो डाउट बच जाएंगे ना उनको आपको यहाँ पे इसमें वो लिंक मिल जाएगा ना, तो लिंक से आप जो है अपना चेक कर लेना। ये सॉल्यूशन में देख लेना इसके में 24, 25, 26 एंड 29। सो 24 कहता है कि अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h एट द सेम मोमेंट अनदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम। एक पार्टिकल को h हाइट के पार्टिकल को यहां से रिलीज किया और दूसरे को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया upward from the bottom. They meet when the upper one has descended 1/3 of the height of the tower. Find the ratio of their velocities when they meet and the initial velocity of the tower. इसमें बच्चों लैंग्वेज में कुछ गलती थी, जो रेशियो पूछना है शायद उनकी रेशियो ऑफ वेलोसिटीज व्हेन दे मीट है बस ना, द इनिशियल वेलोसिटी वाली लाइन एक्स्ट्रा आ गई है शायद, या कुछ था इसमें गड़बड़ था ना यहाँ पे। मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए भाई ये हाइट h के बराबर है, मैं u वगैरह कैलकुलेट करके बता देता हूं तुम्हें ना, ये u कितना होगा और बाद बाकी चीजें वैसे रिलेटिव से ज्यादा आसानी से हो जाता है। ये मिल कहां रहा है बच्चों, h/3 नीचे आ चुका है जब ये ना h/3 पे। तुम्हें पता है कि इसको h/3 नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, रूट के अंदर 2 h/3 डिवाइड बाई g के बराबर, यही लगेगा ना बच्चों टाइम, रूट के अंदर 2h/3g के बराबर। ये होगा बच्चों टाइम जो लगेगा इसको h/3 नीचे आने में। ठीक है, h/3 नीचे आने में बच्चों कितना टाइम लगेगा इसको, इतने टाइम में बच्चों इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 2h/3 के बराबर ऊपर जाना है इसको ना, g एक्सेलरेशन है इसका, क्योंकि दोनों h/3 पे मिल रहे हैं। तो इसके लिए लिखो बच्चों 2h/3 इज इक्वल टू u इंटू टाइम हमें दे रखा है, रूट के अंदर 2h/3g माइनस का हाफ gt स्क्वायर, g इंटू टी का स्क्वायर, तो 2h/3g। 2 से 2 कट जाएगा बच्चों और इससे ये कट जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा बच्चों h ऐड हो जाएगा ना, h डिवाइड बाई रूट के अंदर 2h/3g इज इक्वल टू u। तो u की वैल्यू आती है बच्चों रूट के अंदर 3gh/2 के बराबर। ठीक है, ये बच्चों u की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास है ना। बाद बाकी अगर जो भी पूछा होता बच्चों तुम कर लोगे सॉल्व ना, पर इन्होंने शायद या तो ये वेलोसिटी पूछी है कि टक्कर से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी v1 इसकी वेलोसिटी v2, या तो इनका रेशियो पूछा है। तो v1 तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, v1 तो रूट के अंदर 2 इंटू g इंटू h/3 के बराबर आ जाएगी। ये फॉर्मूला लिखाया था ना कि h नीचे गिरने के बाद वेलोसिटी जो रूट के अंदर 2gh आ जाती है। इसकी वेलोसिटी बच्चों यहां से यहां तक तो मैं फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर विच इज दिस 3gh डिवाइड बाई 2 माइनस का 2g इंटू 2h/3। तो v2 का स्क्वायर बच्चों बेसिकली आ जाएगा तुम्हारे पास 3gh बाई 2 माइनस का 4gh डिवाइड बाई 3 gh डिवाइड बाई 6। ये बच्चों v2 आ गया, v1 हमारे पास वो आया है 2gh बाई दिस। अगर तुम v1 डिवाइड बाई v2 कर दो 2 के बराबर आ जाएगा।
व्हेन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज व्हेन दे मीट, वो 2 के बराबर जो है ना 2:1 बच्चों, बेसिकली इनके मिलने के टाइम पे जो इनकी वेलोसिटीज है ना उनका रेशियो है जो इन्होंने हमसे पूछा है। ठीक है भाई, तो 24 बच्चों ये हो गया, थोड़ी सी लैंग्वेज में इसकी में गलती है। 25, 2 balls are projected simultaneously with the same speed from the top of the tower। तो बच्चों यहां से टॉप ऑफ द टावर से one vertically upward and the other vertically downward, सेम स्पीड से, they reach the ground in 9 seconds and 4 seconds respectively। इसको बच्चों जमीन तक पहुंचने में 9 सेकंड लग रहे हैं। जब ये यहां पे आएगी ना बच्चों, इट विल बी मूविंग डाउनवर्ड विद v नॉट, और इसको बच्चों यहां से यहां तक पहुंचने में 4 सेकंड लग रहे हैं। क्या तुम्हें ये समझ में आ गया कि इसको भी यहां से यहां तक पहुंचने में 4 सेकंड ही लगेंगे? मतलब ये जो यहां से यहां तक की मोशन है ये, इसमें 5 सेकंड लगे होंगे या नहीं लगे होंगे? अरे 5 सेकंड और 4 सेकंड, 9 सेकंड। द हाइट ऑफ द टावर आप लोगों से इन्होंने पूछी है, हाइट पता करने के लिए बच्चों वी नॉट कैलकुलेट करना जरूरी है। तो देखो 2v नॉट डिवाइडेड बाई जी, 5 के बराबर लिख सकता हूं। ऐसा लग रहा है यहां से एक पार्टिकल को फेंका वी नॉट से और वो वहीं वापस आ गया 5 सेकंड में। वी नॉट की वैल्यू बच्चों 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब देखो बच्चों 9 सेकंड में यहां से यहां पहुंच गया है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? माइनस का h के बराबर। 9 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। इस फॉर्मूले में s की जगह रखूंगा माइनस का h, u की जगह मेरे को u पता लग गया 25, t है 9 सेकंड के बराबर, प्लस का हाफ एक्सेलरेशन बच्चों माइनस का 10 के बराबर है, t 9 सेकंड के बराबर है, ऐसे पुट कर दूंगा। माइनस का h इज इक्वल टू 225 माइनस का 81 इंटू 5 140, 405, 180 मीटर बच्चों हमारे पास आंसर। ये नेगेटिव का आएगा, माइनस माइनस दोनों जगह से कट जाएगा, 180 मीटर बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो 24, 25 समझ में आया बच्चों? ये सब मैं पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को ना, मैंने इससे बड़े बड़े इलस्ट्रेशंस कराए हैं आप लोगों को। 24, 25, then 26 and 29. So 26, a person throws vertically up n balls per second with the same velocity. He throws a ball whenever the previous one is at the highest point. ये बॉल यहां पर फेंक रहा है तो इससे पहले वाली अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है। तो इस बॉल को जब यहां से फेंका गया ना, उसके बाद जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची तब ये वाली फेंक रहा है। जब ये अपने हाईएस्ट पर पहुंचेगी तो ये लोवेस्ट यहां आ जाएगी और तीसरी बॉल फेंक रहा होगा। 1 सेकंड में बेसिकली वो कितनी बॉल फेंक रहा है? 1 सेकंड में 2 बॉल फेंक रहा है। सुनना ध्यान से, 1 बॉल फेंकी, वो हाईएस्ट पे पहुंची आधे सेकंड में, उसने दूसरी फेंकी, वो वापस आ गई, ये हाईएस्ट पे पहुंचेगी तब अगली फेंकेगा। तो समझ में आया? 1 सेकंड में वो 2 बॉल फेंक रहा है और टाइम इंटरवल बच्चों 1/2 के बराबर है। ठीक है, तो ये बॉल बेसिकली यहां से जाके यहां इसके पास हाथ में कितने टाइम बाद आ जाएगी? 1 सेकंड बाद। टाइम इसका 1 सेकंड के बराबर होगा, विच इज 2u डिवाइड बाई g। तो u की वैल्यू बच्चों 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये 5 मीटर पर सेकंड से बच्चों बॉल फेंक रहा है। या छोड़ो, तुम ना ऐसे मत जाओ, तुम तो सिंपल सा करो कि n बॉल फेंकता है 1 सेकंड में, तो यहां से यहां तक पहुंचने का मतलब n बॉल फेंक रहा है 1 सेकंड में, तो 2 बॉल के बीच का जो इंटरवल होगा क्या वो 1/n के बराबर होगा या नहीं होगा? डेल्टा टी, किसी भी 2 बॉल के बीच का जो इंटरवल होगा 1/n के बराबर होगा या नहीं होगा? मान लो कोई कह रहा है कि 1 सेकंड में 10 बॉल फेंक रहा हूं, तो इंटरवल क्या रखेगा वो हर एक के बाद दूसरी का? 1/10 के बराबर। ठीक है, तो 1/n के बराबर वो टाइम इंटरवल हो गया, और यही वो टाइम है बच्चों जो एक बॉल यहां से यहां तक पहुंचती है। तो h इज इक्वल टू इतने टाइम में बच्चों बॉल यहां से यहां पहुंचती है। ठीक है, इस टाइम को हम लिख सकते हैं u डिवाइड बाई g के बराबर। देखो सुनो, अगर तुम u वेलोसिटी से किसी चीज को फेंकते हो ना, तो यहां तक पहुंचने में उसको टाइम लगता है u डिवाइड बाई g, और यहां तक वापस आने में लगता है 2u बाई g के बराबर।
यू बाई जी जाने का, यू बाई जी आने का, ठीक है। तो ये टाइम इंटरवल बच्चों यू बाई जी के बराबर आ गया। तो एच मैक्स, जो ये मैक्सिमम हाइट है बच्चों, दैट इज यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g के बराबर होता है। तो u की वैल्यू बच्चों यहां से पुट कर दो g बाई एन, जी स्क्वायर डिवाइड बाई 2n स्क्वायर इंटू जी, मतलब g डिवाइड बाई 2n स्क्वायर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। A person throws vertically up n ball per second with the same velocity. He throws a ball whenever the previous one is at the highest point. The height to which the ball rises is g divided by 2n का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके बच्चों इस वाले क्वेश्चन का निपटारा हो जाएगा। 26 is done. 29 is the next question जो मेरे से पूछा गया है। 29. A student determined to test the law of gravity for himself walk off a skyscraper of 320 meter height with a stopwatch in the hand and start his free fall. This is totally nonsense. Do not try this at home, ठीक है। हमें कोई ग्रेविटी के लॉ को टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जान है तो जहान है, जान है तो ग्रेविटी भी रहेगी, ठीक है, समझ में आया भाई। खैर, तो इसने बोला कि ग्रेविटी फॉर हिमसेल्फ वॉक ऑफ अ स्काई स्क्रैपर ऑफ 320 मीटर हाई with a stopwatch in the hand and start his free fall with 0 initial velocity. 5 seconds later, Superman arrives at the scene and dive off the roof to save the student. What must be the Superman's initial velocity in order that he catches the student just before reaching the ground? सुपरमैन का एक्सेलरेशन भी बच्चों सेम ही कंसीडर करना है। चलो भाई, लेट्स टॉक अबाउट दिस। दिस इज द skyscraper which is of height 320 meter. यहां से एक बच्चा जो है, जो ग्रेविटी को टेस्ट कर रहा था, विच इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बच्चों। इस इलस्ट्रेशन को मैं चेंज करना चाहता हूं पर ध्यान ही नहीं रहता ना, ठीक है। खैर, सो 5 सेकंड में बच्चों उसका जो, इसने जो जमीन मतलब जितना नीचे आ गया होगा, तो 5 सेकंड को मैं रूट के अंदर 2h/g वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो h की वैल्यू आ रही होगी बच्चों यहां से जब 25 इंटू 10, 125 मीटर के बराबर। तो स्टूडेंट बच्चों 5 सेकंड में 125 मीटर नीचे आ चुका है ऑलरेडी ना। स्टूडेंट यहां पे जमीन पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? 8 सेकंड। तो स्टूडेंट यहां पे t इक्वल टू 5 सेकंड में, सुपरमैन अभी यहां पे आया है, इसके पास 3 सेकंड है जमीन पे पहुंचने में। 3 सेकंड में उसको ये डिस्टेंस कवर करनी है। और अगर सुपरमैन इसको बचाना चाहता है तो सुपरमैन यहां से v वेलोसिटी से जंप मारेगा और 320 मीटर को सुपरमैन को कवर करना है बच्चों कितने टाइम में? 3 सेकंड से कम टाइम में या 3 सेकंड में। तो सुपरमैन इसको बचा पाएगा क्योंकि 3 सेकंड में बच्चा जमीन तक पहुंच जाएगा सुपरमैन के आने के बाद। एक्चुअली इसका जो भी बंदा है टेस्ट जो कर रहा है बच्चों, इसका जो टाइम है टोटल इज दी 8 सेकंड, बट सुपरमैन 5 सेकंड बाद आया है उसके जंप करने के। तो सुपरमैन ने बचाना है इसको कितने टाइम में? 3 सेकंड के अंदर इसको बचाना है, क्योंकि 3 सेकंड बाद जमीन पे पहुंच जाएगा। तो सुपरमैन को 3 सेकंड के अंदर जमीन पे होना पड़ेगा। तो सुपरमैन का नीचे वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान ले रहा हूं सारी चीजों को। तो अब सुपरमैन का डिस्प्लेसमेंट बच्चों 320 मीटर होगा पॉजिटिव का। इनिशियल स्पीड बच्चों सुपरमैन की जो भी वी नॉट है जो हमें कैलकुलेट करनी है वो भी पॉजिटिव ही होगी। एक्सेलरेशन भी अब बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि मैंने नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली है। 3 सेकंड में सुपरमैन को ये काम करना है। S इज इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है। S की वैल्यू 320, U की वैल्यू बच्चों हमें पूछी है 3 सेकंड में प्लस का हाफ, G की वैल्यू अब यहाँ पे 10 आएगी बच्चों, 3 सेकंड का स्क्वायर।
9 पंजे 45, तो 275 डिवाइड बाई 3 इज द वी नॉट। तो 275 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड से बच्चों सुपरमैन को डाइव मारनी पड़ेगी, तब जाके इसको ये कैच कर पाएगा बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। गॉट इट? तो ये था बच्चों 29th वाला क्वेश्चन। थर्टियथ, in the sky in the above question 29th, what must be the maximum height of the skyscraper so that even Superman cannot save him? और सुपरमैन पहुंचने से पहले अगर वो जमीन पे पहुंच गया तो बच्चों सुपरमैन भी कहां बचा पाएगा? ठीक है, तो सुपरमैन के पहुंचने से पहले मतलब अगर 125 मीटर हाइट हुई ना तो वो 5 सेकंड में तो जमीन पे पहुंच चुका होगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपको? इसलिए बच्चों इसमें 125 इज द आंसर, कैलकुलेट नहीं करना था। और अच्छा, ये भी हाइट होगी तब भी सुपरमैन नहीं बचा पाएगा, इस हाइट पे भी नहीं बचा पाएगा, लेकिन उन्होंने मैक्सिमम पूछा है कि इन ऑप्शंस में से वो मैक्सिमम कौन सी वाली हाइट है कि सुपरमैन भी ना बचा पाए, तो 125। इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी बच्चों। ठीक है, एक बच्चा पिछले वाले भी पूछ रहा था क्या, ये वाला। दिस इज ऑल्सो रियली गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी कैन बी मेजर्ड बाई प्रोजेक्टिंग अ बॉडी अपवर्ड एंड मेजरिंग द टाइम द बॉडी टेक्स टू पास अ हॉरिजॉन्टल लाइन ए इन बोथ डायरेक्शन, which is TA, and the time to go by a second line B in both the direction is TB, assuming that the acceleration due to gravity constant, the value its value is G की वैल्यू पूछिए बच्चों ना। एक काम करना बच्चों, जब यहां से जा रहे हैं तो यहां पे वेलोसिटी V1 मान लेना, और यहां से जा रहा है बच्चों यहां पे वेलोसिटी V2 मान लेना। यहां से यहां तक का जो टाइम होगा ना बच्चों, जिसको उन्होंने TA बोला है, वो 2V1 डिवाइड बाई G के बराबर होगा, और जिसको उन्होंने टीवी बोला है ना बच्चों, टीवी मतलब यहां से यहां तक का टाइम, ये 2V2 डिवाइड बाई G के बराबर होगा। ये होगा या नहीं होगा? क्या मैं यहां से यहां तक बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं? V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू G इंटू H। V1 की वैल्यू बच्चों यहां से लाके पुट कर दो, TA का स्क्वायर G स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, सॉरी TB का स्क्वायर, TA का स्क्वायर G स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस का 2G इंटू H। 2GH की वैल्यू बच्चों TA का स्क्वायर माइनस का TB का स्क्वायर, G स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो G की वैल्यू आ जाएगी बच्चों G इक्वल टू 8H डिवाइड बाई TA का स्क्वायर माइनस का TB का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट तुम कर सकते हो। ठीक है, दीज एक्सपेरिमेंट्स आर अलाउड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला और यहां से यहां तक बच्चों वेलोसिटी का रिलेशन, जिससे कि टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में रिलेशन आ सके, क्योंकि यहां पे V1 और V2 में तो हमें आंसर ही नहीं लाना था ना। A ball is dropped from the 28th number question बच्चों देख लो। A ball is dropped from the top of the building. The ball takes 0.5 second to fall past the 3 meter height of a window some distance from the top of the building. If the speed of the ball at the top and the bottom are VV and BT respectively, then देखिए भाई, एक बॉल को तुमने यहां से रिलीज कर दिया, एक विंडो है विच इज ऑफ 3 मीटर, इसको जब पास कर रही है ना बच्चों, तो VT और यहाँ पे BB है वेलोसिटी ना इसकी, इसको पास करने का जो टाइम है बच्चों दैट इज द 0.5 सेकेंड। क्या तुम्हें पता है बच्चों कि एक्सेलरेशन इस दौरान कांस्टेंट होगा, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है BB प्लस BT डिवाइड बाई 2 के बराबर होगी, और एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो BB प्लस का BT डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम विच इज 1/2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट विच इज 3। BB प्लस का BT जो है 12 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, BB इक्वल टू BT प्लस का G इंटू T, तो BB माइनस का BT जो है, G की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है 9.8। मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले रहा हूं 1/2,
सो बीवी माइनस का बीटी इक्वल टू 4.9 आ जाएगा, लेकिन इन्होंने उल्टा दिया है, बीटी माइनस का बीवी। टॉप पे ज्यादा स्पीड बोल रहे हैं, टॉप पे तो कम होगी ना भाई। ए ऑप्शन आ गया, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, तुम कहोगे सर इन ऑप्शंस को चेक करना हो तो एक रिलेशन तुम्हारे पास ये है, एक वो है। जैसे तुम्हें पता है बीवी प्लस का बीटी ये 12 के बराबर है, दोनों को ऐड कर देना, बीवी की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 16.9 डिवाइड बाई 2 के बराबर। ठीक है, कर लोगे इसको, ऐसे बीटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। चलो भाई, up to 33, what are the next questions you want to ask? So 32, 33 and 34. 32, 33 and 34. 32. A lift whose case is 3 meter high is moving up with an acceleration of 2 meter per second square. So एक लिफ्ट है बच्चों जिसका केस 3 मीटर ऊंचा है। ठीक है, is moving up with an acceleration of 2 meter per second square. A piece of stone is dropped from the top of the case of the lift when the velocity is 8 meter per second. 8 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। ठीक है, और यहां पे एक्सेलरेशन इसके बराबर था, ये वेलोसिटी थी। जी की वैल्यू 10 के बराबर दे रखी है। देन द स्टोन विल रीच द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट आफ्टर। देखिए बच्चों, यहां से जब तुम स्टोन को रिलीज करोगे ना, ध्यान से सुनना इस चीज को, जब भी कोई चीज रिलीज की जाती है ना बच्चों, उस ऑब्जेक्ट की वही वेलोसिटी होती है वो जिसके साथ चल रही थी। तो स्टोन को जब तुमने रिलीज किया ना, तो इट इज मूविंग अपवर्ड विद 8 मीटर पर सेकेंड। क्या एक्सेलरेशन भी वही रहेगा? एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन दी फोर्सेस। मुझे ये बताओ कि इस स्टोन को रिलीज कर दिया, पहले तो ये स्टोन हाथ में होगा किसी के, जो कि लिफ्ट के साथ जा रहा था बंदा, तो लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन था वही स्टोन का था, क्योंकि हाथ उसके ऊपर फोर्सेस लगा रहा था। लेकिन जैसे ही एक बार स्टोन को रिलीज कर दिया, मुझे बताओ स्टोन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? ओनली mg लग रहा होगा, मतलब स्टोन का जो एक्सेलरेशन होगा वो g के बराबर होगा। तो रिलीज करने के बाद स्टोन के साथ ये हो रहा होगा। अच्छा, फ्लोर जो है बच्चों 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन है बच्चों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। अब देखना है स्टोन का मोशन कैसा होगा। जमीन पे खड़ा बंदा देखेगा कि पहले स्टोन थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो तुम कहोगे क्या सर स्टोन लिफ्ट से ऊपर निकल जाएगा? लिफ्ट भी तो जा रही है भाई ऊपर। लिफ्ट और स्टोन के बीच का सेपरेशन, लिफ्ट यहां होगी उस टाइम पे स्टोन यहां पे होगा और फिर लिफ्ट ऊपर चलती जाएगी ऐसे। तो लिफ्ट का फ्लोर मान लो यहां तक आ गया, तो लिफ्ट के फ्लोर का डिस्प्लेसमेंट ये होगा, स्टोन का डिस्प्लेसमेंट बच्चों ये है मान लो h, लिफ्ट के फ्लोर का डिस्प्लेसमेंट d है, और दोनों यहां पे मिल जाएंगे। जमीन पे ऐसा दिखाई देगा, लेकिन लिफ्ट के अंदर से अगर इसी मोशन को देखोगे ना, तो पता क्या दिखाई देगा? वो फिर रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है। लिफ्ट के अंदर से इसी मोशन को देखोगे तो बच्चों ये 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी और रिलेटिव एक्सेलरेशन इसका 8 g प्लस का 2 के बराबर हो जाएगा। खैर मैं रिलेटिव में जाना नहीं चाहता, अभी हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। यहां पर मिलेगा बच्चों फ्लोर इसको। तो इस वाले के लिए जितने टाइम में इस स्टोन ने ये मोशन किया उतने टाइम में इसने ये मोशन किया, तो h माइनस का h लिखूंगा। तुम्हें पता है माइनस h क्यों लिख रहा हूं? इनिशियल पोजीशन वो है, फाइनल वो है। माइनस का h इज इक्वल टू 8 इंटू टी, देन द स्टोन विल रीच द फ्लोर 8 इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। पहली इक्वेशन ये आएगी, उसकी इक्वेशन आएगी बच्चों d इक्वल टू 8 इंटू टी प्लस का हाफ 2 इंटू टी स्क्वायर। तुम बोलोगे सर लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी नहीं होगा? लिफ्ट इज कंट्रोल्ड बाई अदर डिवाइसेस, वो फ्री फॉल की स्टेट में नहीं है, उसका एक्सेलरेशन जी नहीं होगा, उसका एक्सेलरेशन वो होगा जो चाहते हैं वो। ये दो आगे बच्चों हमारे पास ना, d प्लस का h 3 मीटर के बराबर है, इसमें से उसको माइनस कर दो तो d प्लस का h ये कट जाएगा, टी स्क्वायर प्लस का 5 टी स्क्वायर आ जाएगा, और ये बच्चों 3 के बराबर है, तो 6 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। टी की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 के बराबर। ठीक है, 1.414 या √2 डिवाइड बाई 2 के बराबर 1.414 डिवाइड बाई 2, तो 0.707 के करीब आ जाएगा बच्चों आंसर ना। दिस इज द आंसर।
रिलेटिव से बच्चों फिर भी इजी हो जाता है ये वाला क्वेश्चन ना। तो दिस इज दी 32। 33 थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों ना, बस खत्म होने वाला है हमारा। एक्सरसाइज 1 ही डिस्कस करेंगे, और कल बच्चों मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको 2-4 क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे, मतलब सब्जेक्टिव। कल क्लास लगा दूंगा मैं आपकी ना। पहला टॉपिक है बच्चों, इसको थोड़ा लंबा खिंच गया है, ठीक है, सिस्टम को सेट करने के चक्कर में। कोई बात नहीं, करेंगे पर अपन पूरा डिस्कस इसको, ठीक है। मंडे को इसी की क्लास कर लेंगे। वैसे भी अब नई ऐप पे हो जाएगा, तो नई ऐप पे मैं नया शेड्यूल बना दूंगा। ये कह रहे हैं 33 में कह रहे हैं कि अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। एज इट फॉल्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट passes a window. It has a speed v1 at the top of the window and speed v2 at the bottom of the window. What point does it have a speed v1 plus v2 divided by 2? ये तो बच्चों मोर ओवर वैसा क्वेश्चन था कि सॉल्व कर लो ना यार इस वाले क्वेश्चन को। ये डी डिस्टेंस की विंडो मान लेना एक ना, यहाँ v1 है और यहाँ पे बच्चों ये v2 हो गया, ठीक है। तो मिड पॉइंट पे पता कर लो कि मिड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ये पता कर लो मिड पॉइंट पे क्या होगी। अच्छा ऐसा समझो बच्चों ना, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई पार्टिकल 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है। मान लो एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी 10 है और कुछ देर बाद 20 हो गई। इनका 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 एवरेज क्या आएगा, 15। तो 15 मीटर पर सेकंड क्या उसके मिड पॉइंट पे होगी, नहीं। पर मतलब कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। यहां से यहां तक एक बार इक्वेशन लगाओ, v1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू जी इंटू डी बाई 2, v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर 2g इंटू डी बाई 2। ऊपर वाले में से इसको माइनस कर दो, वी स्क्वायर माइनस का v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस का v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो बच्चों v बेसिकली इसके बराबर आ रहा होगा, इसके बराबर आ रहा होगा मिड पॉइंट पे। इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, उसको और इसको, विच वन इज ग्रेटर। मैं इसको उससे बड़ा मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं v जो है ग्रेटर है v1 प्लस का v2 से। मतलब मैं ये मान रहा हूं कि सेंटर पॉइंट से पहले ही ये वाली वेलोसिटी अचीव हो गई होगी, सेंटर पॉइंट पे तो ज्यादा होगी स्पीड, मैं मान रहा हूं। इज इट करेक्ट और नॉट, चेक कर लेते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर कर देना, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, v1 स्क्वायर प्लस बाई 4 v2 स्क्वायर बाई 4 2 v1 बाई 2 इंटू v2 बाई 2। क्या ये सही है, ये हमें चेक करना है। क्या ही पता सही है नहीं। v1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 क्या ग्रेटर देन होता है क्या इससे, v1 v2 डिवाइड बाई, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का मीन ग्रेटर होता है बच्चों रूट के अंदर v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर से। सही है, ये वाली बात तो सही है बिल्कुल। मतलब मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट इज ग्रेटर देन दिस, मतलब दिस वेलोसिटी इज अचीव्ड बिफोर मिड पॉइंट, ठीक है। ऐसे करके बच्चों इसको सॉल्व कर सकते हैं। और कोई मेथड आपको समझ में आए तो बच्चों बताना जरूर, ठीक है। मेरे को तो यही समझ में आ रहा है। 33 हो गया बच्चों। 34, this is a part of non-uniform acceleration when acceleration is function of something. A streetcar start to move rectilinearly from the station A to the next stop B with an acceleration of this. A से B तक जानी है बच्चों ना ये।
अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशन दिस। तो एक्सेलरेशन बच्चों इसका वेरिएबल दे रखा है अल्फा माइनस का बीटा एक्स, ऐसे। द डिस्टेंस ए भी पूछी है इन्होंने ना। सबसे पहली बात तो बच्चों कि यहां से जाती है और यहां पर रुकती है, नेक्स्ट स्टॉप है, यहां पे वेलोसिटी जीरो होनी है, यहां वेलोसिटी जीरो है। तो चेंज इन वेलोसिटी बच्चों जो है ना जीरो के बराबर आना चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी अगर तुम्हें पता हो तो इंटीग्रेशन होता है ए डी टी का। नहीं तुम ऐसा मत करो, ठीक है। तो एक काम करो, एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं वी डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस का बीटा एक्स। इसको उधर ले जाओ, वी डीवी सॉरी अल्फा डी एक्स माइनस का बीटा एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दो, जीरो से जीरो होना है, जीरो से डी डिस्टेंस में, जीरो से डी अल्फा डी माइनस का बीटा डी इसको डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों टू अल्फा डिवाइड बाई बीटा के बराबर। ये होगी बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस टू अल्फा डिवाइड बाई बीटा के बराबर। क्योंकि यहाँ पे रुका हुआ है, वहां पे भी रुकना है उसको ना, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चा पार्टी, तो खत्म करते हैं फिर यहाँ तक। यही थे बच्चों जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। अगली क्लास में बच्चों आप कर तो लो इसको, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को और एक्सरसाइज 2 का एडवांस वाले पार्ट को, ठीक है। कल मिलते हैं फिर बच्चों, ठीक है। आपकी भी क्लास का टाइम हो रहा है, चलो कल मिलते हैं बच्चों ना।